साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे जिनका नाना केस हो जाता है और उनकी डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट हो जाती है, तो क्या वो ऑप्शन है उनके पास उस चीज को क्लेम करने के लिए, कौन कौन से रास्ते वो अपना सकते हैं ताकि वो अपनी जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसको वो क्लेम कर सके। पहला तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरा, सैलरी और पेंशन के रिवीजन को लेकर के अब आगे की तस्वीर क्या रहने वाली है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और अगला, वन रैंक वन पेंशन 4 से पहले क्या OROP 2 और OROP 3 की विसंगतियां दूर होने वाली हैं, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे जिनकी डिसेबिलिटी पेंशन नाना हो जाती है, यानी नाइदर एट्रीब्यूटेबल नॉर एग्रावेटेड, तो उनके पास क्या ऑप्शन है। दोस्तों, जैसे ही आप RMB सबमिट करते हैं, आपकी RMB में डिसाइड किया जाता है कि आपकी डिसेबिलिटी पेंशन देनी है या नहीं देनी है। और ज्यादातर जो पहला कंडीशन है डिसेबिलिटी पेंशन का वो यही है, आपकी जो डिसेबिलिटी है वो या तो एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड टू मिलिट्री सर्विस होनी चाहिए। और उसके बाद परसेंटेज के ऊपर है कि कितना परसेंटेज है तो आपको मिलेगा। और डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से एक लेटर भी जारी हुआ है। 2006 से पहले जो पेंशनर रिटायर हो चुके हैं, जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं और जिनको इनवैलिडेट आउट कर दिया गया था उनकी मेडिकल कंडीशन की वजह से, और सिर्फ उनको डिसेबिलिटी पेंशन का डिसेबिलिटी एलिमेंट मिल रहा था, अब उनको सर्विस एलिमेंट भी लागू है। और वो सर्विस एलिमेंट 1 जनवरी 2006 से लागू है। और 10 साल क्वालिफाइंग सर्विस अगर उनकी नहीं है तो, यानी कि 10 साल से कम क्वालिफाइंग सर्विस है और उनका जो डिसेबिलिटी है वो एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस होनी चाहिए, गवर्नमेंट सर्विस होनी चाहिए। और अगर सिर्फ डिसेबिलिटी पेंशन का डिसेबिलिटी एलिमेंट उनको दिया गया था तो उनको सर्विस एलिमेंट भी लागू कर दिया गया है 1 जनवरी 2006 से। लेकिन 1 जनवरी 2006 से और जिस डेट को वो रिटायर हुए उससे पहले, उसके बीच का जो एरियर है सर्विस एलिमेंट का, वो भुगतान नहीं होगा। जो भुगतान होगा वो 1 जनवरी 2006 से सर्विस एलिमेंट का भुगतान होगा। अगर आप में से कोई ऐसे पेंशनर हैं जिनको 10 साल से कम सर्विस है और डिसेबिलिटी एलिमेंट ही मिल रहा है, सर्विस एलिमेंट नहीं मिल रहा, और एट्रीब्यूटेबल टू जो सर्विस है आपकी डिसेबिलिटी, तो वो इस चीज को क्लेम कर सकते हैं, सर्विस एलिमेंट को। अब आपके पास ऑप्शन क्या है भाई। आप जब रिटायर जाते हैं तो आपके पास रिकॉर्ड ऑफिस लेटर देता है कि आपकी डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट कर दी जाती है नाना केस की वजह से। और आपको साथ में यह भी कहा जाता है कि आपके पास 6 महीने का वक्त है, आप 6 महीने के अंदर अपनी फर्स्ट अपील दायर कर सकते हैं। फर्स्ट अपील का फॉर्मेट भी आता है उनके पास। अगर नहीं आता है तो आप इस नंबर पर संपर्क करके मेरे से वो फॉर्मेट ले सकते हैं। तो फर्स्ट अपील का फॉर्मेट आता है, उस फॉर्मेट को, उस फॉर्म को फिलअप करके आप रिकॉर्ड ऑफिस भेजें। अब बहुत से पेंशनर क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती, वो सिर्फ उस फॉर्म को फिलअप करके भेज देते हैं जिसमें सिर्फ इतना ही लिखा होता है कि जो डिसीजन लिया गया है उस डिसीजन से वो सेटिस्फाइड नहीं है। उसके साथ आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी लगाने हैं कि क्यों आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए, तमाम तर्क देने हैं। और साथ में अपनी एप्लीकेशन भी जरूर लगाएं कि किस लिए आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए, किन कंडीशंस में आपको डिसेबिलिटी हुई। हो सकता है जब रिलीज मेडिकल बोर्ड किया जा रहा हो तो आपकी मेडिकल कंडीशन की जो इवेल्युएशन है वो ठीक तरह से नहीं हो पाई हो, जिसकी वजह से आपकी डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट कर दी गई हो। उसके बाद फर्स्ट अपील आपकी जाएगी रिकॉर्ड ऑफिस से होती हुई सर्विस हेडक्वार्टर तक, और वहां पर डिसाइड किया जाएगा कि आपको डिसेबिलिटी पेंशन देनी है या नहीं देनी है। और फिर उसके बाद 6 महीने के अंदर आपके पास रिप्लाई आ जाता है। अगर रिजेक्ट हो जाती है तो आपको दोबारा ऑप्शन मिलता है कि आप सेकंड अपील दायर कर सकते हैं। सेम फॉर्मेट में आपने सेकंड अपील डालनी है, वो भी रिकॉर्ड ऑफिस से होती हुई सर्विस हेडक्वार्टर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तक जाती है। वहां पर डिसाइड किया जाता है और उसके बाद फैसला आता है 6 महीने के अंदर। तो लगभग 1 साल के अंदर फर्स्ट अपील और सेकंड अपील आपकी जो है डाली जाती है और उसका जवाब भी आ जाता है। अब अगर दोनों ही फर्स्ट अपील और सेकंड अपील रिजेक्ट हो जाती हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन बचता है कोर्ट केस का। किसी अच्छे वकील को आप हायर कीजिए और उसके बाद
अपना कोर्ट केस दायर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों दूसरे मुद्दे पर, सैलरी और पेंशन रिवीजन के लिए अब क्या कोई नई तस्वीर सामने आ रही है। दोस्तों, कर्मचारी संगठनों की तरफ से बार बार सरकार से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। सरकार की तरफ से साफ इनकार कर दिया है कि कोई भी प्रस्ताव अभी मौजूदा समय में नहीं है गवर्नमेंट में विचाराधीन 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के। मीडिया में खबरें आ रही हैं कि सरकार किसी नए मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस कर सकती है सैलरी और पेंशन रिवीजन के लिए। तो अभी कुछ भी तस्वीर साफ नहीं हुई है। जो सैलरी और पेंशन का रिवीजन होना है 1 जनवरी 2026 से, वो अभी सस्पेंस में बना हुआ है। अब सरकार कब तक ये खुलासा करेगी, किस फॉर्मूले के तहत सैलरी और पेंशन का रिवीजन करेगी, इसका अभी इंतजार बाकी है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले बजट में कुछ प्रावधान निकल के आ सकता है। उससे पहले कर्मचारी संगठन, पेंशन भोगी संगठन अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं 1 रैंक 1 पेंशन 4 से पहले 1 रैंक 1 पेंशन 2 और 1 रैंक 1 पेंशन 3 की विसंगतियां क्या दूर होंगी। दोस्तों देखो, पिछले OROP 2 से लेकर के OROP 3 तक कई विसंगतियां थी। पूर्व सैनिक संगठनों ने उन विसंगतियों को सरकार के सामने रखा, मांगे रखी कि इन विसंगतियों को सरकार दूर करे। सरकार ने उन विसंगतियों को दूर नहीं किया। अब OROP 3 लागू कर दिया। OROP 3 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हो गया, जो डिफेंस पेंशनर्स के लिए पेंशन का रिवीजन किया गया था। अब उसमें जो पेंशन रिवीजन हुआ था वो बहुत ही कम हुआ था, खास करके JCOs और OR के लिए रिवीजन बहुत कम हुआ और कई पेंशनरों को तो उसका कोई लाभ भी नहीं मिला और कई पेंशनरों को OROP के दायरे से बाहर रखा। तो विसंगतियां अभी भी बहुत हैं और इन विसंगतियों को उठाया भी जा रहा है कि सरकार इन विसंगतियों को दूर करे। अब उम्मीद ये की जा रही है कि OROP 4 से पहले ये विसंगतियां सरकार या इनमें से कुछ विसंगतियां सरकार दूर कर सकती है। अब देखना यह है कि कौन सी विसंगति दूर होती है, कौन सी नहीं होती है, क्योंकि काफी पेंशनरों को तो बहुत कम लाभ हुआ है और काफियों को तो बिल्कुल लाभ नहीं हुआ है। तो जो मकसद था OROP का कि जो वित्तीय असमानता थी पुराने पेंशनरों में और नए पेंशनरों में, उस वित्तीय असमानता को दूर करके समानता लेके आई जाए ताकि जो पेंशन है वो सेम रैंक, सेम क्वालिफाइंग सर्विस वालों की बराबर हो, ताकि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है उस महंगाई से लड़ने के लिए पेंशन पर्याप्त हो, आर्थिक संरक्षण मिले उनको। ये एक मकसद था। अब इस मकसद में सरकार कहां तक कामयाब हुई है ये पूर्व सैनिकों को बेहतर पता होगा, क्योंकि पेंशन का रिवीजन उनका जिस तरीके से हुआ है, मीडिया की खबरें पढ़ें तो कहीं ना कहीं नाराजगी झलकती नजर आ रही है और भारी विसंगतियां भी हैं। तो इन विसंगतियों को सरकार दूर करे, ऐसी जो है मांगे रखी जा रही हैं और धीरे धीरे जो है तस्वीर साफ होगी कि कौन सी विसंगतियां दूर कर रही है सरकार। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 1 जनवरी 2025 से DA और DR की नई दरें प्रभावी होंगी, जिसका ऐलान मार्च तक कर दिया जाएगा। अब DA और DR की घोषणा करने से पहले जो नंबर्स हैं ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इंडस्ट्रियल वर्कर के, उन नंबर्स की कैलकुलेशन की जाती है। एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, 6 महीनों के आंकड़े लिए जाते हैं, जनवरी से लेकर के जून तक के आंकड़े लिए जाते हैं और 1 जुलाई 2024 से आखिरी बार DA में रिवीजन किया गया था 3% का। उसके बाद 50% से बढ़कर के वो 53% हुआ। अब 1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक के आंकड़े लिए जाएंगे अगले DA और DR के रिवीजन के लिए, जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। अब कुछ महीनों के AICPIW के आंकड़े आ चुके हैं और अगर उन्हीं ट्रेंड के हिसाब से बाकी महीनों के आंकड़े आ जाते हैं तो कम से कम 3% की फिर से बढ़ोतरी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में देखने को मिलेगी। तो जो मौजूदा 53% DA है उसमें 3% की बढ़ोतरी और हो जाएगी, तो 56% ये हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की चर्चा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।